नमस्कार। आज हम लोग मौलिक अधिकार का चैप्टर जो ख़त्म हो गया था उसके बाद आज हम लोग नीति निर्देशक तत्वों को देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में जब हम लोग मौलिक अधिकार की शुरुआत कर रहे थे उस समय हम लोगों ने देखा था कि तेज बहादुर सप्रू समिति ने मौलिक अधिकारों को दो भागों में बांटा। आर्टिकल 12 से 35 तक हो गए मौलिक अधिकार और 36 से 51 तक हो गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आज जो वर्तमान में जो हम लोग मौलिक राज्य के नीति तत्व को देख रहे हैं, ये तेज बहादुर सप्रू समिति के द्वारा इस बात का को संविधान में रखा गया था। हालांकि अंग्रेज़ों ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। जब भारत आज़ाद हुआ तो आयरलैंड से हम लोगों ने इस चीज़ को ग्रहण किया और आयरलैंड ने स्पेन से ग्रहण किया था। तो कभी कभी एग्ज़ाम में आयरलैंड और स्पेन दोनों ऑप्शन में रहता है, या कभी आयरलैंड न भी रहे तो स्पेन भी रहे, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो राज्य के नीति तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। 90% चांसेज रहता है कि आयरलैंड ही देगा, लेकिन 10% चांसेज है कि कहीं स्पेन दे दे, तो कन्फ्यूजन में नहीं आना है। स्पेन से भी लिया गया, यानी कि स्पेन के संविधान से आयरलैंड ने ग्रहण किया और आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने ग्रहण किया। तो आइए आज हम लोग राज्य के नीति तत्वों को देखते हैं। तो राज्य के नीति तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि मौलिक अधिकार 3 है कि राज्य का नीति तत्व 3 है। तो अधिकार पहले आएगा, इस बात को आप हमेशा समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति पहले अधिकार चाहता है, उसके बाद वो कुछ काम करना चाहता है। तो पहले अधिकार आता है, उसके बाद राज्य के नीति तत्व आता है। तो आर्टिकल 3 में है मौलिक अधिकार और आर्टिकल 4 में है भाग 3 में है मौलिक अधिकार और भाग 4 में है राज्य के नीति तत्व। तो इसे अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान में स्पेन से ग्रहण किया था। भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों की विशेषता वाला बताया है। मूल अधिकारों के साथ नीति तत्व संविधान की आत्मा और दर्शन है। तो यानी कि मौलिक अधिकार के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान की आत्मा है और ये विशेषता वाला बताया। ग्रीनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। अब ये नाम आपको हमेशा याद रखना है, ग्रीनविल ऑस्टिन। कई एक बार एग्जामों में इनसे सवाल आता है कि ग्रीनविल ऑस्टिन ने किसने कहा। तो ग्रीनविल ऑस्टिन, ज़्यादातर एग्जाम में आपको ऑप्शन में ग्रीनविल ऑस्टिन रहेंगे और लगभग आंसर ग्रीनविल ऑस्टिन ही होता है। तो निर्देशक तत्व अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। यानी कि जो गवर्नर के द्वारा राज्यों को ये जो ब्रिटिश पीरियड के समय जो राज्य हुआ करते थे उनको ये जो अधिकार दिए गए थे, वही 1935 के भारत शासन अधिनियम में इस चीज़ को लागू किया गया था, रखा गया था। और वो गवर्नर के द्वारा दिए जाते थे राज्यों को। उसी चीज़ों को उठा के आज आर्टिकल 36 से 51 में भाग 4 में रख दिया गया है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अब इस बात को ना बहुत ध्यान से समझना है। कभी कभी एग्जाम में सवाल आता है कि निम्न में से कौन से अधिकार न्यायालय में वाद योग्य नहीं है या वाद योग्य नहीं है। तो वाद योग्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। यानी कि अगर 36 से 51 के बीच किसी भी 36 से 51 के बीच किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन अगर राज्य के द्वारा किया जाता है तो आप इसको लेके न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे आपने सुना होगा कि हाल के दिनों में काफ़ी ये चर्चा में रहा कि आर्टिकल 44 जो है एक समान सिविल संहिता जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यूसीसी काफ़ी चर्चा में रहा। तो न्यायालय ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कई एक बार राज्यों को क्या सरकार को ये कहा है कि एक देश में दो तरह के कानून नहीं होने चाहिए। यानी कि उस पर हिंदुओं के लिए कुछ और लगे, मुसलमानों के लिए कुछ और लगे, इस तरीके की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और ये बात, लेकिन न्यायालय ये नहीं कह सकता कि आप इसको लागू करिए। न्यायालय केवल ये कह सकता है कि ये नहीं होनी चाहिए और इनको लागू होना चाहिए, लेकिन न्यायालय आदेश नहीं कर सकता क्योंकि ये वादयोग्य नहीं है। यानी कि न्यायालय में ये नहीं जा सकते। तो एग्जाम में सवाल आता है कि निम्न में से कौन वादयोग्य नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वादयोग्य नहीं है। नीति तत्व भारत शासन अधिनियम से 35 से उल्लेखित है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में
अधिकर्थित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब इस लाइन को समझिए, कर्तव्य होगा, अधिकार नहीं होगा या ये कोई राइट नहीं है, ये कर्तव्य है। जो भी कानून बनेगा उनमें इस बात का हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जैसे आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। तो कानून बनाते समय राज्य हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। हम कोई इस तरह का कानून न बनाएं जिससे उनको आर्थिक नुकसान हो, उनको सामाजिक प्रतिबंधित हो जाए, इस तरीके का हम कोई कानून नहीं बनाएंगे। तो राज्य जब भी इन चीज़ों को लागू करेगा तो इस पे ये बात का ध्यान रखेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये कानून में आए, और ये कर्तव्य होगा, ये कोई अधिकार नहीं है, ये कर्तव्य होगा। इसमें मौलिक अधिकार जो है वहाँ अधिकार लगा हुआ है कि आप ले सकते हैं। अगर न्यायालय, अगर सरकार नहीं देती है तो आप न्यायालय के द्वारा ले सकते हैं, लेकिन मौलिक जो राज्य के निजी तत्व है इसे लागू नहीं करवाया जा सकता। संविधान के अनुसार राज्य का नीति तत्व शासन के लिए आधारभूत है। आधारभूत यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसी पर कोई भी चीज़ खड़ा होगा। जब भी कोई हम काम करेंगे तो ये आधारभूत होगा, यानी कि बेस तैयार राज्य का नीति तत्व ही करेगा। संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति तत्वों में किया गया है। अब कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का मतलब है कि राज्य जो भी काम करेगा उसमें लोक कल्याण यानी कि लोगों के कल्याण की कामना होगी, लोगों के कल्याण के लिए काम किया जाएगा। इस लाइन को फिर से समझा जाए कि संविधान में कल्याणकारी राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एक बार एग्जाम पूछा कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ पे है, तो राज्य के नीति निर्धारक तत्वों में है। संकल्पना का समावेश राज्य के नीति तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और प्रजातंत्र की स्थापना करना है। सामाजिक और आर्थिक, अब समाज हम इस तरीके का बनाएंगे जहाँ पर किसी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं हो, और हम इस तरीके की व्यवस्था करेंगे कि आर्थिक असमानता भी न हो। हालांकि ये मूल रूप से ज़मीनी हकीकत नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें संविधान में है, सरकार ये कोशिश करती है कि हम आर्थिक समानता लाएं। जो पिछड़े रह गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, जो अंतिम पायदान पे, उनके लिए हम ऐसी योजना बनाएं वो आगे आ जाएं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति को हों, उनको आगे लाया जाए। तो आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया, यानी कि इसे रखा गया। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को जारी किया जाता था। यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और राज्य में जो गवर्नर होते थे उनको ये लागू जारी किया था। यानी कि वहाँ ब्रिटेन से ये गवर्नरों को दिया जाता था, और गवर्नर के द्वारा ये राज्यों में जो वहाँ, मैंने कहने का अर्थ है कि जो गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर जनरल जिसे बाद में वायसराय कहा गया, अलग अलग ये नाम होते रहे, उन्हीं में, और राज्यों में होते थे गवर्नर, तो गवर्नरों के थ्रू ये लागू किया जाएगा। निर्देशक तत्वों को संविधान में वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनकी दशा और दिशा के आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में रखा गया है। समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, बुद्धिजीवी में विभक्त किया गया है। इसे कहीं क्लासिफिकेशन नहीं इसका किया गया है, फिर भी इसकी व्याख्या में 3 चीज़ों को रखा गया है: समाजवादी, गांधीवादी, उदार बुद्धिजीवी। समाजवादी क्या होता है? समाजवादी वो होता है कि समाज के हर वर्ग को साथ लेके चला जाए, कहीं भेदभाव ना हो। गांधीवादी विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एक बार इससे सवाल एग्जाम में पूछा गया है। जैसे पूछा जाता है कि कुटीर उद्योग जो है सो किस तरीके का है, तो कुटीर उद्योग गांधीवादी है। गांधी जी की ऐसी सोच थी कि बड़े उद्योगों से ज़्यादा हम लोग कुटीर उद्योग पर ध्यान देना चाहिए। कुटीर उद्योग पर इसलिए ध्यान देना चाहिए कि कुटीर उद्योग कम जगह लेते हैं, छोटे पूंजी में होते हैं और ज़्यादा लोगों को रोज़गार देते हैं। जबकि जवाहरलाल नेहरू की इच्छा थी, वो भारी उद्योगों के प्रति उनकी इच्छा थी। तो दोनों का समन्वय जरूरी है, लेकिन गांधीवादी विचारधारा यही होता है। तो आगे हम लोग इसको, और तीसरा है उदार बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी किसको कहते हैं? जिसका बुद्धि जीवित हो। बुद्धि जीवित कहने का मतलब क्या है कि उन चीज़ों को वो समझता हो,
समाज में भेदभाव न करता हो, हर गरीब व्यक्ति को भी उतना ही सम्मान देता हो जितना अमीर व्यक्ति को देता हो, तो जिसकी बुद्धि जीवित है उसी बुद्धिजीवी कहा जाता है। तो उदार बुद्धिजीवी यानी कि उसके मन में कहीं संकीर्णता न हो, कहीं भेदभाव नहीं करता, उसे उदार बुद्धिजीवी कहा जाता है। तो आगे जो हम लोग 36 से 51 आर्टिकल को पढ़ेंगे उनमें हम इन्हीं 3 को बांट के पढ़ेंगे, गांधीवादी, उदार बुद्धिजीवी और समाजवादी। इन 3 को ही बांट के हम लोग पढ़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जो सवाल आते हैं कि इनमें से कौन सा आर्टिकल गांधीवादी विचारधारा संबंधित है, तो उसको समझने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।